हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर का जो सिलेबस है, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसके भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने भारत की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जैसे भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का विस्तार, भारत की सीमाओं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत एक बहुत ही विविध भू आकृतियों वाला देश है। भू आकृतियाँ क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उन्हें हम भू आकृतियाँ बोलते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, फिर उससे दक्षिण में हम आते हैं तो उत्तर का गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उसके दक्षिण में हम आते हैं तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर तटीय भाग है। भारत के दोनों छोरों पर द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक पर्याप्त विविधता रखता है स्थल रूपों की। तो इसके लगभग 10.7% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार फैले हुए हैं और इसका लगभग 43% भाग है वो मैदानी है। पर्याप्त विविधता यहाँ इन भू आकृतियों की हमारे सामने प्रस्तुत होती है। यहाँ पर जो ये भू आकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं वो विभिन्न भूगर्भिक समय में हुई है, यानी कि यहाँ पर प्राचीन स्थलाकृतियाँ भी हैं और यहाँ पर नवीन स्थलाकृतियाँ भी हैं। प्राचीन की बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वो भारत का सबसे प्राचीन भाग है, जबकि हिमालय और उत्तर का जो गंगा का मैदान है वो बहुत ही नवीन स्थलाकृतियाँ हैं। इन समस्त स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ है वो भिन्न भिन्न भू आकृतिक प्रक्रमों से हुआ है। भिन्न भिन्न भू आकृतिक प्रक्रमों से हुआ है। भू आकृतिक प्रक्रम का मतलब होता है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं जिनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता हो। इसमें अंतर्जात बलों को भी शामिल करते हैं जो पृथ्वी की सतह पर असमानताएं निर्मित करते हैं, और इसमें बहिर्जात बलों को भी हम शामिल करते हैं जो उन असमानताओं को मिटाकर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। बहिर्जात प्रक्रमों में जैसे हिमानी है, जल प्रवाह है या फिर वायु है, ये सारे बहिर्जात बल या बहिर्जात बलों से निर्मित भू आकृतिक प्रक्रम हैं। तो इन भिन्न भिन्न भू आकृतिक प्रक्रमों से यहाँ पर ये जो विविधता है भू आकृतियों की, ये निर्मित हुई है। अब अगर हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत को सामान्यतः 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। और भू आकृतिक प्रदेशों को बांटने के जो आधार थे वो पिछली क्लास में भी आपने पढ़े थे कि 3 मुख्य कारक आपको याद रखने हैं: संरचना, ढाल और वहाँ का उच्चावच। ये 3 ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर हम भू आकृतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं। तो भारत को 5 भू आकृतिक प्रदेशों में हम बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ किताबों में इनको 6 भू आकृतिक प्रदेश भी भारत में माने जाते हैं। वो 6 कब माने जाते हैं? जब उत्तर के मैदान से थार के मरुस्थल को अलग कर दिया जाता है। कई जो किताबें हैं उसमें भारत में सिर्फ 4 भू आकृतिक प्रदेश भी आपको मिल जाएंगे। वो कब मिलेंगे? जब यहाँ पर जो तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, तब वो 4 भू आकृतिक प्रदेश होंगे। तो हम यहाँ पर 5 भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांट के उसका अध्ययन करेंगे। ये 5 भू आकृतिक प्रदेश यहाँ आपके सामने है। हिमालय पर्वत, ये जो पूरा उत्तर का पर्वतीय भाग है ये हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण में ये जो पूरा भाग है ये उत्तर का मैदान है। ये जो पूरा डार्क एरिया है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार के तटवर्ती भागों पर ये तटीय मैदान है। और ये 2 भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सामान्यतः ये 5 भू आकृतिक प्रदेश भारत के हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा भू आकृतिक प्रदेश है वो है हिमालय। तो हम हिमालय पर्वत का अध्ययन करते हैं। हिमालय की अगर सामान्य जानकारी की हम बात करें तो हिमालय है वो विश्व की सबसे नवीन और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे नवीन और ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में सिंधु गोर्ज और पूर्व में ब्रह्मपुत्र गोर्ज के बीच 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप के रूप में फैली हुई है। चाप के रूप में कैसे? यहाँ पर हम देखेंगे तो हिमालय पर्वत है वो
ऐसे एक चाप जो दक्षिण की तरफ झुकाव रखता है, ऐसे एक चाप के रूप में फैली हुई है। ये जो हिमालय श्रृंखला है ये पश्चिम में 500 किलोमीटर यानी कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में 500 किलोमीटर चौड़ी है, और पूर्व में अरुणाचल, आसाम वगैरह में ये 200 से 250 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये वाला जो भाग है वो हिमालय का ज़्यादा चौड़ा है, ये अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। ये जो पूरा हिमालय पर्वत है वहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो ढाल हैं वो बहुत ही तीव्र पाए जाते हैं। यहाँ के शिखर हैं वो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। तरुण अपवाह तंत्र यानी कि ऐसा अपवाह तंत्र जो लंबवत कटाव ज़्यादा करता हो, यानी कि गहराई में वो कटाव ज़्यादा करता हो, तो तरुण अपवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। और शीतोष्ण वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये हिमालय की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। अब अगर हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति की, तो हिमालय है वो जो टेथिस सागर है, उस टेथिस सागर में जो अवसाद थे उन अवसादों से ये हिमालय पर्वत है वो निर्मित हुआ है। अगर हम पिछले साल में आपने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें क्या कहती है कि पृथ्वी है उसको हम अलग अलग प्लेटों या अलग अलग भूखंडों में विभाजित करते हैं, और वो भूखंड है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं एक दूसरे के सापेक्ष। तो जैसे मान लो ये दो प्लेटें हैं, ये हो सकता है आमने सामने गति करती हों, तो आमने सामने गति करेंगी तो ये एक दूसरे से टकराएंगी। ये भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएं, विपरीत दिशा में जाएंगी तो इनके मध्य भ्रंश का निर्माण होगा। ये एक दूसरे के अगल बगल भी खिसक सकती हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ी थी। उसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे हम हिमालय के निर्माण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले यहाँ आपको ये अक्षांश मिलेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, याद रखना दक्षिणी अक्षांश, आज से लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्षिण में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। ठीक है, जबकि आज हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उसका दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि आज जो भारत है वो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि आज से 70 मिलियन वर्ष पहले वो दक्षिणी गोलार्ध में था। यहाँ से लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले इसमें उत्तर पूर्व और उत्तर की ओर विस्थापन शुरू हो गया। तो ये विस्थापित होते हुए वर्तमान रूप इसका लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले आया। ये क्रमिक रूप से उत्तर पूर्व की ओर खिसकता गया। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जब उत्तर की ओर खिसक रहा था तो इसके आगे टेथिस सागर था। कौन सा सागर? टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर के उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट या हम कह सकते हैं एशियन प्लेट यहाँ पर थी, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, दक्षिण में तो इंडियन प्लेट हो गई जो ये है, और इसके उत्तर में कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। दोनों के बीच में क्या था? टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर में अवसाद जमा हो रहे थे। दोनों तरफ से नदियाँ यहाँ पर अवसाद लाकर जमा कर रही थी। अब जो जो ये दोनों भाग एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे तो जो टेथिस सागर का मलबा है, जो अवसाद है, उस पर दबाव पड़ेगा, उस पर दाब पड़ेगा, और उस पर दाब पड़ेगा तो वो संपीड़ित होंगे उसके अवसाद, और संपीड़ित होंगे तो उनमें मोड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे, और मोड़ पड़ेंगे तो वो मोड़ ही क्या कहलाएंगे? वलन कहलाएंगे। और ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? वलित पर्वत। तो ये जो चित्र है इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तर पूर्व की ओर खिसका है समय के साथ। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें आप देखोगे तो ये तो इंडियन प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट है। बीच में क्या हो गया? टेथिस सागर। और टेथिस सागर में हमने क्या पढ़ लिया कि टेथिस सागर में अवसाद थे। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे, ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, तो ये जो अवसाद है यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो इन अवसादों में वलन उत्पन्न हो जाएंगे। ये यहाँ पर हम वलन देख रहे हैं, वलन उत्पन्न हो जाएंगे। और भी जब आगे की ओर इसमें दबाव पड़ेगा
तो ये वलन और ऊंचे होते जाएंगे और ऐसे ही करके ये पूरा का पूरा हिमालय है वो निर्मित हुआ है। किस कारण? यूरेशियन प्लेट के आगे की जो यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडियन प्लेट के खिसकने के कारण, टेथिस के मलबे में जो संपीड़न हुआ है उसके कारण। आज भी अगर हम बात करें तो हिमालय की नदियाँ जो मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं या फिर यहाँ पर जो मुख्य रूप से भूकंप आते हैं, हम देखते हैं कि हिमालय का पूरा क्षेत्र है वो भूकंप की दृष्टिकोण से संवेदनशील है, वहाँ पर टाइम टाइम पर भूकंप आते रहते हैं। तो ये जो भूकंप हैं वो हमें ये बताते हैं कि आज भी ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय का, ये पूरा क्षेत्र है ये पूर्णतः संतुलित नहीं हुआ है, इसमें अभी भी विवर्तनिक घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी कुछ ना कुछ उत्तर की ओर खिसक रही है और उत्तर की ओर खिसक रही है तब यहाँ पर जो असंतुलन है, उस असंतुलन से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी ही भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम हिमालय का जो विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे।